गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं अपना नया टॉपिक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय भारत का संविधान में। लास्ट जब क्लास में हम मिले थे तो हमने बात की थी गवर्नर की, राज्यपाल की। आज हम बात करते हैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा टॉपिक था आर्टिकल 124 से लेकर 148 तक, वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आज नया हाई कोर्ट की बात करते हैं, उच्च न्यायालय की, जो कि आर्टिकल 214 से लेकर 231, 214 से लेकर 231 तक कवर हो रहा है। अब उच्च न्यायालय के पहले बात करने से पहले हम यह समझते हैं कि आर्टिकल 214 में क्या दिया है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। मतलब जितनी भी स्टेट से अपने इंडिया में 28 से 29 जो भी स्टेट है, उन स्टेट के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यदि जनसंख्या के हिसाब से और अधिक उच्च न्यायालय की आवश्यकता रहती है तो फिर वो खंडपीठ मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे एमपी स्टेट की बात करते हैं तो एमपी स्टेट में मुख्य उच्च न्यायालय यदि क्वेश्चन आता है तो वो जबलपुर ठीक होगा, लेकिन यदि उसकी खंडपीठ की बात आती है, ब्रांच की बात आती है, तो वो है फिर इंदौर और ग्वालियर। क्लियर? तो आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा स्टेट के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। तो ऐसा हम यहाँ पर समझेंगे इस चीज को। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और अभिलेख न्यायालय से मतलब यहाँ पर यह भी होता है कि उच्च न्यायालय के जितने भी निर्णय हैं, जितने भी आदेश हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लागू होंगे, अधीनस्थ न्यायालय पर फॉलो होंगे। इसलिए ये एक अभिलेख न्यायालय होगा कि हाई कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, जितने भी जजमेंट्स है, जितने भी ऑर्डर्स हैं, वो सभी ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेगी, जो उससे छोटी कोर्ट है, इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। नंबर 3, उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालय गठन कैसे होगा? तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य ऐसे इतने न्यायाधीश जो कि सरकार जिसको उचित समझे। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में जब हमने पढ़ा था 33+1, मतलब फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अतिरिक्त एडिशनल जज सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन हाई कोर्ट में संख्या डिफर होती है, भिन्न होती है, यहाँ पर संख्या तय नहीं है। दूसरी चीज, राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर यह तय करता है कि किस राज्य में कितने हाईकोर्ट होना चाहिए, उस हाईकोर्ट की संख्या उस राज्य में कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट वाला क्षेत्र है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी में है। तो यूपी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर यह तय करेगा कि वहाँ पर कितने हाईकोर्ट होना चाहिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो बस हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट में संख्या जजेस की तय कर रखी है 33+1 का जो स्लैब है, लेकिन हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस तो हाई कोर्ट का होगा प्लस अन्य इतने न्यायाधीश होंगे जितने की आवश्यकता हो। आर्टिकल 217 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तों को हमको 3 क्लॉज में पढ़ना है, 3 खंड में पढ़ना है। आर्टिकल 217+1 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और यह कभी भी उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति के समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस गवर्नर, इन दोनों की अनुशंसा रहेगी। लेकिन उच्च न्यायालय के जब हम अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो फिर 3 लोग हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर प्लस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो उस समय अपॉइंट किया गया। इन तीनों को मिलकर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। एक और चीज इसमें दे रखी है कि यदि किसी भी न्यायाधीश को अपना पद रिक्त करना है या अपना पद त्याग करना है, रिजाइन करना है, तो वो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद के लिए राष्ट्रपति को अपना पद त्याग सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। आर्टिकल 217 सब क्लास 2 में बताया गया है कि एलिजिबिलिटी, योग्यता, हाई कोर्ट के जजेस होने के लिए योग्यता क्या है? तो नंबर 1 वह भारत का नागरिक होना, सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक क्षेत्र में वो न्यायिक अधिकारी के रूप में अभिजित हो। मतलब
10 वर्ष तक वो सिर्फ सेशन कोर्ट्स का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जज होना चाहिए। और नंबर 3, हाई कोर्ट में किसी भी 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेसी की प्रैक्टिस उसने हाई कोर्ट में की हो, तो वो भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है आर्टिकल 217 सब क्लास 2 में। और आर्टिकल 217 सब क्लास 3 ये बोलता है कि एक बार जजेस को नियुक्त होने के बाद उसके पश्चात उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके वेतन, पेंशन, इसके संबंध में किसी भी तरह का जो भी उसको फैसिलिटीज मिलती है उन सुविधाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 219 की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ मतलब ओथ और एफर्मेशन, प्रतिज्ञा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इस क्लॉज में हमें यह देखना है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल, गवर्नर के समक्ष संविधान के प्रारूप अनुसार तृतीय अनुसूची में जो शपथ का प्रारूप दिया गया है 3rd शेड्यूल में, उस प्रारूप के अनुसार शपथ और प्रतिज्ञा लेगा। हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो शपथ लेंगे उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष, गवर्नर के समक्ष। ये हमको सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस प्लस एडिशनल जो जजेस थे उन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति महोदय के समक्ष, प्रेसिडेंट महोदय के समक्ष। तो जब सेंट्रल की बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट में है, जब स्टेट की बात करते हैं तो गवर्नर में है। ठीक है। फिर आर्टिकल 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्ट वर्क। स्थायी न्यायाधीश मतलब संविधान प्रारंभ होने के बाद 1949 के बाद यदि कोई पर्सन हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश हो जाता है और वहां से फिर वो 62 आयु की एज 62 वर्ष, ये ध्यान रखना आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से कि हाई कोर्ट का जो जजेस रहता है वो 62 एज तक वर्किंग में रहता है, 62 के बाद वो फिर रिटायर हो जाता है। तो 62 की एज तक यदि वह पर्सन स्थायी न्यायाधीश है तो वह अपने रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के सिवाय अन्य किसी भी न्यायालय में उस पर विधि व्यवसाय पर रोक लगाई गई है। ये आर्टिकल 220 ये बोलता है, ये रिस्ट्रिक्शन देता है, रोक करता है कि यदि हाईकोर्ट का कोई जजेस है जो कि अभी रिटायर हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य किसी भी कोर्ट में, छोटी कोर्ट में प्रैक्टिस अब नहीं कर सकेगा। उसका एक मेन रीजन ये रहता है कि मान लीजिए यदि ये वाला क्लॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखते तो उसका ये वाला इफेक्ट होता कि यदि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद छोटी कोर्ट में भी यदि किसी वकालतनामे में चले जाते हैं और किसी केस में अपेयर हो जाते हैं तो फिर वहाँ का जो जज, सिटिंग जज बैठा हुआ है वो थोड़ा सा एक मॉडल, उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो इतने बड़े जज थे और अब रिटायर हो गए, तो कुछ न कुछ जो आर्डर में एक कमी हो जाना चाहिए थी वो हो सकती है। इसलिए ये सोच समझ कर नियम बनाया गया है कि आप जितनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं आप फिर आगे इन फ्यूचर छोटी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि, सैलरीज ऑफ जजेस एक्सेट्रा कि न्यायाधीशों के वेतन क्या होंगे। तो आर्टिकल 221 में यह बताया गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी और जब तक इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाया जाता है, जब तक संविधान की द्वितीय अनुसूची, 2nd शेड्यूल, संविधान की द्वितीय अनुसूची में जो वेतन दिया गया है उस वेतन के ये हकदार होंगे। और एक चीज और आप यहाँ ध्यान रखना, एक बार पद पर नियुक्ति होने के पश्चात इनकी पेंशन, इनका वेतन, इनका अनुपस्थिति, ग्रेच्युटी आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा अलाभकारी परिवर्तन, डिसएडवांटेज नहीं होगा एक बार पद पर नियुक्त होने के बाद। लेकिन जब तक कोई भी वेतन का प्रारूप या उपबंध नहीं दिया गया है, जब तक आप 2nd शेड्यूल, द्वितीय अनुसूची में जो भी वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन और अनुपस्थिति आदि के संबंध में जो नियम दिए गए उन नियम को हमको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप 2 अनुसूची एकदम ध्यान रख लो, द्वितीय अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबके वेतनों के बारे में दिया गया है और 3rd अनुसूची में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उनके शपथ के प्रारूप के बारे में दिया गया है, ओथ के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक बहुत बड़ा स्लेब है हाईकोर्ट का, लेकिन हमने अभी आज कुछ आर्टिकल्स ही देखे हैं फर्स्ट पार्ट में। 2nd पार्ट में जब
सेकंड पार्ट में जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा उस समय हम बात करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे कि आपके BA LLB में तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, प्लस आगे जाके सिविल जज और ADPO की जो आपकी जुडिशरी की कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होगी उसमें भी ये क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो ये इतने आर्टिकल्स को आज आप रिवाइज करना, अपने शब्दों में नोट्स तैयार करना, इनको अच्छे से समझना। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो फिर हम आगे मोबाइल पर चर्चा करते हैं। ओके, थैंक यू।